Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Jahangir, Professor and Head Department of Family Medicine at Ziauddin University. Yes, I'm glad that you put this topic in light. ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ बहुत prevalent है और इसकी आगाही बहुत कम है. Most people do not have any idea कि maternal mental health, peripartum mental health क्या होती है. Actually, जो emotional and psychological well-being of a mother during the pregnancy state and even after birth, उस वक्त जो उसकी mental health की mental well-being होती है, that is termed as maternal mental health. और ये overlooked इसलिए ये है बहुत common, बट हम लोग हमारी सोसाइटी में समझा ये जाता है कि ये कॉमन है, ये तो नॉर्मल है फॉर अ वुमन टू बी समटाइम्स एंग्री, इरिटेबल और ओवरवेल्म्ड हो जाना, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी उसके हाथ में आया है, पहले बच्चे हैं जो कि उनको एंग्जाइटी हो रही है. तो बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मदर एक और यंग मदर होती है. हमारे माशरे में यंग शादियां होती हैं, छोटी बच्ची होती है, मे बी टीन एजर्स में होती है. उस वक्त वो इतनी साइकोलॉजिकली रोबस्ट होती ही नहीं है कि वो ये स्ट्रेसेस को ईजिली बर्दाश्त कर सके. और हमारे यहाँ ओवरलुक इसलिए करा जाता है क्योंकि समझते हैं कि ये एक औरत के लिए ये नॉर्मल है और उसको सहना ज़रूरी है, और ये सब सहते हैं तो इस औरत को भी सहना है. और अगर वो ये बोले कि नहीं, मुझे इरिटेबिलिटी हो रही है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको ब्लेम किया जाता है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये नॉर्मल हालात की चीज़ों को उसने क्यों ये पुट फॉरवर्ड कर रही है, वो ये क्यों कह रही है कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा और नखरे दिखा रही है. हालांकि ये बहुत कॉमन है कि ये हार्मोनल जो अपसेट है उससे उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है. Yes. So maternal depression is very common. It is like maybe 28 to 40% हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है, जो कि ग्लोबल प्रेवलेंस से बहुत ज़्यादा है. ग्लोबल प्रेवलेंस अराउंड लेस देन 20% है, और हमारे यहाँ तो कुछ स्टडीज़ में तो इवन 40% तक आ रहा है. तो इस वजह से हम लोग के पास डेटा सेट नहीं है. वी डू नॉट इवन हैव रजिस्ट्रीज के हम डायग्नोस कर सकें कि कौन सी विमेन होती हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं. और हम अर्ली साइंस क्या होते हैं जिससे हम पता कर सकें कि ये औरत डिप्रेशन का शिकार हो रही है, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, और अपने न्यूबॉर्न के साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं डेवलप होना, और परेशानी, रोना आना, बहुत ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स, खाना ना खाना, या कुछ औरतें ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करती हैं. और इवन इस हद तक जा सकती है कि डिप्रेशन सुसाइडल आइडिएशन तक हो, वो अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है, अपने न्यूबॉर्न पे हार्म की कोशिश भी कर सकती है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है. और सेम डे रेफरल टू अ साइकाइट्रिस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर सच वुमेन जो कि जिनका इंटेंट लग रहा है कि वो कोई अपने आप को या अपने न्यूबॉर्न को नुकसान पहुंचा सकता है. क्या वजूहात होती हैं कि औरत को डिप्रेशन होता है पोस्टमार्टम? सबसे पहले तो जो क्रॉनिक डिप्रेशन की शिकार औरतें जिनको पहले से डिप्रेशन हो रहा हो, जो कि मेजर डिप्रेशन में हो, और उनको मे बी डायग्नोसिस हुआ हो, मे बी नहीं हुआ हो, मे बी ट्रीटमेंट पर हो या नहीं हो, जब वो बच्चे की पैदाइश होती है उनकी, तो उनकी वल्नरेबिलिटी टू डेवलप एन ओवर्ट डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है. और चांसेस ये हैं कि वो इस दफ़ा, अगर वो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ हो, तो इस दफ़ा उनकी बीमारी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट भी हो सकती है कि दवाई से बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा ना हासिल कर सकें. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग हो पहले से. अगर बच्चे की को प्लान करने से पहले मदर की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना चाहिए, ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए वो हैप्पी प्रेगनेंसी गुजारे और अच्छी देखभाल कर सके बच्चे की पैदाइश के बाद अपने न्यूबॉर्न की. और वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम. हमारे यहाँ एक मदर जो कि उसको बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, डोमेस्टिक स्ट्रेसेस. फॉर एग्जांपल, पहले बच्चों के कौन देखेगा, उनको स्कूल जाना है, उनको कौन उनकी देखभाल करेगा, घर के इश्यूज जो चल रहे हैं, घर में कौन, जब वो हॉस्पिटल जाएगी तो घर पे कौन देखेगा, कैसे हैंडल होंगे. फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी होते हैं कि डिलीवरी के अखराजात,
उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी एक एक फैमिली के न्यूबॉर्न एक एडिशन हुआ है, उस एडिशन के लिए बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे डायपर्स के खर्चे हैं, उसके कपड़ों के, उसके ख्याल रखने की चीज़ें, वो स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा कुछ फैमिलीज़ में होता है कि बहुत लोगों का प्रेशर, इन लॉज का भी प्रेशर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जेंडर प्रॉब्लम्स हों, कि अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि मेल बेबी आना है और फीमेल गर्ल डिलीवर हो, ये भी अगर प्रॉब्लम हो सकता है। सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस जिससे एक लड़की बजाय कि वो प्रेगनेंसी को एंजॉय करे, अपने न्यूबॉर्न को एंजॉय करे, वो स्ट्रेस का शिकार हो जाती है, और इस हद तक मामला जा सकते हैं कि वो हार्म पहुंचा सके अपने बच्चों को और अपने आप को। So baby blues is a short-term thing that could happen just after delivery, like within a few days, और वो लास्ट करता है 2 वीक्स के अंदर अंदर। यानी थोड़ा बहुत उनको इमोशनल अपसेट हो रही है, वल्नरेबल हो रही है, और गुस्सा आ रहा है, अपना ख्याल नहीं कर रही अपने न्यूबॉर्न का, फीड नहीं करवा रही, और ख़ुद अपना केयर नहीं कर रही, नहा नहीं रही, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये लास्ट करती हैं शॉर्ट टर्म। तो ये बेबी ब्लूज़ होते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है, और यूजुअली क्योंकि ये एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है पोस्टपार्टम, तो वुमेन इसका शिकार हो जाती हैं, बट वो खुद माहौल अच्छी सपोर्ट से वो उससे निकल आती है। हाउएवर अगर 1 साल के अंदर आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन 2 वीक से ज़्यादा लास्ट कर सके, और ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हों, बहुत ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स हों, इरिटेबिलिटी, और अनएबल टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ एंड हर न्यूबॉर्न, तो ये डिप्रेशन बन जाता है, जो 2 वीक्स के बियॉन्ड चलता है। और एक और चीज़ होती है पोस्टपार्टम साइकोसिस, दैट इज़ ऑल्सो अ सिवियर कंडीशन, जिसमें रियलिटी से कनेक्शन टूट सकता है, और उसमें ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होंगे, परेशानी, एक सिर्फ क्राइंग स्पेल्स नहीं होंगे, और ज़्यादा वुमेन परेशान होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को डायग्नोस आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर्स देखें, और देखें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, एंड द वुमन इज़ नॉट हरसेल्फ, एंड दैट रिक्वायर्स अर्ली डॉक्टर विजिट, एंड ओनली देन इट कुड बी आइडेंटिफाइड एंड टेकन केयर ऑफ। हाँ, मदर पे तो ये इफ़ेक्ट होगा कि वो अपना ख्याल नहीं कर रही होगी, वो ज़्यादा परेशान होगी, गुस्सा आएगा, और लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर वुमेन हमने देखा है कि वो शावर नहीं ले रही, वो ब्रेस्ट फीड को नो कह रही हैं, वो बच्चा रो रहा है और उसको उठा नहीं रही, उसका ख्याल, बच्चा वेट है उसको ख्याल नहीं रख रही। तो इस वजह से मदर अपने हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है और परेशान होती है, और इन्फेक्शंस में का भी शिकार हो सकती है। दूसरा ये कि अगर बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बेबी में वो इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता, वो बॉन्डिंग जो मदर से राइट आफ्टर बर्थ होती है, वो कहीं ना कहीं गैप्स आते हैं उसमें, और बेबी भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा मदर से, उसमें लॉन्ग टर्म में उसकी वो मैलनरिश्ड रह सकता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स हो सकते हैं, और ज़्यादा आगे जाके देखा जाए तो उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, जिसको अच्छी केयर न्यूबॉर्न पे नहीं मिली हो, तो उसके इफ़ेक्ट्स मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड पे भी आते हैं। इसके बहुत ज़्यादा कनेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं, गैप आता है, मदर अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रही बेबी से, और बेबी को इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं। यहाँ तक कि उसको डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर उसकी शुगर लेवल लो हो जाए, क्योंकि बेबी सिर्फ मदर फीड पे ही थ्राइव कर रहा होता है, और अक्सर वुमेन होती हैं जो ब्रेस्ट फीड से नो कह दें, तो फिर अब उसको जब अगर कुछ और वाटर दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, अगर उसको वाटर दिया जाएगा तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है उसको कोई टॉप फीड दिया जाए, ओवर डाइल्यूटेड दिया जाता है, उसकी मदर जब केयर नहीं करेगी, और बॉटल फीड से इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, केयर नहीं होगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बेबी के फर्स्ट 6 मंथ्स, उसमें इन्फेक्शंस भी ज़्यादा हो सकते हैं, और उसकी मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कि प्रॉब्लम तो है, बट हाउ टू करेक्ट इट, हाउ टू मेंड इट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्टनर का सपोर्ट, और घर वालों का सपोर्ट। घर वालों का सपोर्ट का आइडिया वुमन को पहले से होना चाहिए कि जब मैं इस वल्नरेबल सिचुएशन में जाऊंगी, तो मेरे पास घर पे भी सेटल हो, मेरे बच्चे भी सेटल्ड हैं, उनका ख्याल रखने को कोई है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और मेरे आने वाले बच्चे के लिए भी आसाइशें मौजूद हैं
क्योंकि हम अच्छे तरीके से उसका टेक केयर कर सकते हैं। पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि जो अंडरस्टैंड करे और रिकग्नाइज़ करे कि अगर ये छोटे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको किस तरह से डील करें। सिर्फ वेंट आउट करने से, बात करने से ही बहुत सारे इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं। हाउएवर अगर आपको लग रहा हो, पार्टनर को लग रहा हो कि नहीं ये दिस इज़ बियॉन्ड द नॉर्मल कंडीशन, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हेल्थ केयर विजिट्स हों और डॉक्टर से हम मशवरा ले सकें कि क्या ये पोस्टपार्टम ब्लू है या ये डिप्रेशन है या कि साइकोसिस तो नहीं हो रहा, और मेडिकेशन स्टार्ट करनी है तो कौन सी सेफ मेडिकेशन हो सकती है ताकि हम ट्रीट कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकेशंस भी दी जाती हैं इस पीरियड पे, अगर हमें लगे कि मेंटल हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कि बेनिफिट इज़ बेटर देन द साइड इफ़ेक्ट रिस्क, तो हमें मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन इतनी हो जाए और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो जाए। तो फैमिली सपोर्ट इज़ द मोस्ट वाइटल इन दिस टाइम। वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई केयर करने वाला अगर जैसे होता है कि मसाज कर दें मदर को, कोई हेड मसाज हो जाए, फुट मसाज हो जाए, हॉट शावर ले लें, रिलैक्स करें। अगर मदर के घर चली जाए ताकि उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़े हद तक उसको पता हो कि नहीं देयर इज़ समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड एट द मोमेंट शी डज़ नॉट हैव टू थिंक ऑफ हर अदर बेबीज़ एंड हर स्पाउस इवन, वो अपना ख़्याल रखे। उस टाइम पीरियड पे वो सिर्फ़ अपना कनेक्शन न्यूबॉर्न से बनाए और सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ़ होनी चाहिए। तो ये इस तरह से हेल्प मिल सकती है। अच्छा खाना, जो उसको दिल चाह रहा है खाना खाने का वो अवेलेबल होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। अक्सर वुमेन परेशान होती हैं कि ब्रेस्ट फीड के स्ट्रगल कर रही होती हैं कि लैचमेंट इश्यूज़ हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना नहीं आ रहा, तो वो उस प्रॉब्लम में होती हैं, तो उस तरह उसको सपोर्ट मिलना, अगर कोई काउंसलर हो, इवन कम्युनिटी वर्कर्स का हम बहुत हेल्प ले सकते हैं इस कंडीशन में, जो कि जाके काउंसलिंग कर सके। फिर साइकोथेरेपी हेल्प ले सकते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपीज़ हो सकती हैं, जिससे मदर अपने एंड पे रिलैक्स होके अपने बेबी से कनेक्शन करेगी, तो ये टाइम जल्दी अच्छे तरीके से पास हो सकता है। वुमेन इज समटाइम्स अनएबल टू रिकग्नाइज के डज शी नीड हेल्प और नॉट, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको कैसे डील करना है न्यूबॉर्न के साथ ना, क्योंकि बच्चा रो रहा होता है और स्लीप डिप्राइव्ड होती है मदर, तो स्लीप डेप्रिवेशन से क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं हो रही। मदर पहले ही प्रेगनेंसी के लास्ट डेज में परेशान होती है कि कैसे ये प्रोसेस होगा, बर्थिंग प्रोसेस, एंड हाउ इज शी गोइंग टू सेटल बैक एट हर होम। फिर बेबी के इश्यूज आ जाते हैं, अगर बेबी को कोई हेल्थ कंडीशन हो तो भी मदर को स्ट्रेस ज़्यादा होता है। बेबी खैरियत से हॉस्पिटल से घर आ जाए और अपने मदर के लैप में आ जाए तो ये एक सक्सेसफुल सिचुएशन होती है। अब घर वाले सबसे पहले लोग होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करें कि अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है तो घर वालों को चाहिए कि वो अनयूजुअल बिहेवियर्स को रिकग्नाइज करें, और अगर ऐसा हो रहा है कि हार्मफुल बिहेवियर की इंटेंट भी हो रही है अगर मदर को, नॉट जस्ट एन एक्शन प्लान, अगर इंटेंट का भी खदशा हो रहा है फैमिली मेम्बर्स को या स्पाउस को, तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से मिलें, अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें, जो कि आपको डायरेक्ट करेगा कि किस तरीके से आगे हमें हेल्प चाहिए। और आसपास के लोग ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं नेबरहुड में भी, तो कोई सबको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, रादर देन थिंकिंग कि नो इट इज़ समथिंग नॉर्मल एंड एवरी वुमन हैज़ टू सफ़र थ्रू ऑल दिस। मेरा मैसेज ये होगा यंग मदर्स को कि सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को प्लान किया जाए। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपने पहले से ही अपने पार्टनर के साथ एक डिसीजन लिया हुआ हो कि हमने कब बर्थ स्पेसिंग कितने ईयर्स की करनी है, इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि जस्ट आफ्टर मैरिज फर्स्ट बेबी फ़ौरन आना चाहिए। और इसमें जो भी अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं फर्स्ट बेबी होने से भी पहले, तो उसका कोई इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे नहीं होता। ये बहुत कॉमन मिथ है हमारे यहाँ कि हम समझते हैं कि फर्स्ट बेबी को अगर हमने स्पेस किया तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इवन आईयूडी भी रखा जा सकता है टू फर्स्ट मदर जो कि नली पैरस है और उसने अभी फर्स्ट बेबी भी डिले करना है।
अब अगर जब आपने अपने पार्टनर के साथ प्लान किया है कि हमने प्रेग्नेंट होना है, उसके बाद उसके ख़्याल रखना, किस तरह से खाना-पीना अच्छा देखना होगा, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हाउस को शेयर करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक जेंडर रोल्स के वुमन हैज़ टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से जितना हम बात कर सकें, डिसीजंस को शेयर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें और प्लान करें प्रेगनेंसी। अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अपना इवन बिफोर जो प्री कंसेप्शन विजिट है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन हो रही है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन पहले से चल रहा है, तो उसको पहले करेक्ट करना है बिफोर एंटरिंग इनटू प्रेगनेंसी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग समझते हैं कि बेबी से सारी चीज़ें, मेंटल हेल्थ का तो हम यही समझते हैं शादी होने से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएँगे और बेबी होने से भी इश्यूज़ ठीक हो जाएँगे, बल्कि इश्यूज़ वर्सन हो सकते हैं। तो इन द फर्स्ट प्लेस अपने अब जो भी क्वेरीज़ चल रही हैं माइंड में, उनको अपने हेल्थ केयर वर्कर से कॉन्वर्सेशन करना उसके बारे में, उसके सॉल्यूशंस डिराइव करना और उसकी ट्रीटमेंट लेना इफ़ पॉसिबल। नाउ अगर यंग मदर प्लान्ड बेबी लाएगी और 2 बेबीज़ के बीच में इंटरवल अच्छा होगा 3 इयर्स एंड बियॉन्ड, और अगर कोई पहले से कंडीशन होगी उसको करेक्ट किया जाए। ज़रूरी नहीं है मेंटल हेल्थ कंडीशन, इट कुड बी डायबिटीज़, इट कुड बी हाई ब्लड प्रेशर, एज़मा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अच्छा करेक्ट करेंगे तो चांसेस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होंगे। और फिर पहले से वेल प्लान्ड होना चाहिए कि आफ्टर द बेबी अराइव्स किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है। हर चीज़ पहले से प्लान्ड होगी तो बेहतर तरीके से ज़िंदगी चलेगी। और जब वुमन अपनी जगह पे पहले आ जाए और अपना, अगर वो वर्किंग वुमन है तो उसने अपनी मैटरनिटी लीव अवेल की हुई है, उसको ये भी स्ट्रेस हो सकता है। बर्थ डिलीवरी का बहुत इम्पैक्ट होता है, जैसे ट्रॉमेटिक डिलीवरी हो जाए तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें के लिए टाइम चाहिए टू हील। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को जो हील करने के लिए कुछ महीने चाहिए होते हैं, वो अपना टाइम अपने बेबी के साथ गुजारेगी। और साइंटिफिक उसको बुक्स होती हैं, अब तो बहुत सोशल मीडिया की सपोर्ट ले सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं कि फ़ौरन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ नहा सकते हैं, शावर लेने में कोई इशू नहीं है। तो जो मिथ्स चल रही हैं इन द फैमिली, उसको पहले से वुमन रीड कर ले, किसी अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से उसके बारे में मशवरा ले ले कि क्या फ़ौरन नहाना तो ठीक होता है, फ़ॉरेन बेबी के साथ कनेक्ट करना, फर्स्ट मिल्क उसको देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो कि उसके क्वेरीज चल रहे होते हैं उसको अच्छी तरह एड्रेस हो जाएंगी तो चांसेस कम होंगे कि डिप्रेशन का सफ़रर बने वो वुमन। थैंक यू।